हेलो दोस्तों, नमस्ते। स्वागत है आप लोगों का हमारी यूट्यूब चैनल हिंदी स्टोरी में। आज हम लोग रेत की मछली उपन्यास कांता भारती द्वारा रचित बहुत ही प्रसिद्ध उपन्यास है, उसे आज हम लोग पढ़ेंगे और सुनेंगे भी आप लोगों के साथ। तो चलिए बिना लेट किए हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। कांता भारती द्वारा रचित रेत की मछली उपन्यास भाग 1। दरवाज़ा किसी ने खटखटाया। ऑफिस जाने को तैयार हो रही थी, इसीलिए किसी का आना खल गया। कपड़े भी तो ठीक से नहीं पहनने पाई थी। ऑफिस जाने की व्यस्तता और असमय असंतुलन के कारण मन क्षुब्ध हो गया आया था। दरवाजे पर चपरासी था। उसने बताया कि मेम साहब याद कर रही है। मेम साहब यानी श्रीमती डेविड, युवा महिला संघ की सेक्रेटरी। मन में खींच भर रही थी कि ऑफिस जाने के वक्त ही बुलाने की ज़रूरत क्यों पड़ गई। जैसे तैसे कपड़े पहने और नीचे आई। मेज के पीछे से चश्मे में छिपी हुई आंखें उठाए बिना उन्होंने कहा, बैठिए। देखिए मैडम, मुझे ऑफिस जाना है, आप शाम को बात नहीं कर सकती। मैंने धीरज संभालते हुए कहा, बात यह है कि मुझे ज़्यादा कुछ तो कहना नहीं है और शाम तक हो जाएगी देर। अपनी आवाज़ को और मीठा बनाते हुए उन्होंने कहा, माय डियर चाइल्ड, बुरा मत मानना, इस संघ के भवन में तो केवल क्यारी या विधवा लड़कियां ही रह सकती है। इसके सिवा दूसरे के लिए हमारे यहाँ रहने की कोई व्यस्तता नहीं है। वैसे तुम चिंता मत करो, महीने 2 महीने जब तक कोई अन्य व्यवस्था नहीं हो जाती तुम यहीं हो। लेकिन मैडम, जब मैंने यहाँ प्रवेश लिया था मैंने इस बात को छुपाया नहीं था। फिर अब तो मुकदमा भी शुरू हो चुका है। पिछले 5 साल से तो मैं बिल्कुल अकेली ही रह रही हूँ। जब मैं इस भवन में आई उस वक्त ऐसा कुछ बता देती। बात पूरी उन्होंने सुनी नहीं, बीच में ही बोल उठी, अब देखिए उस वक्त तो हमसे गलती हुई। आपकी उस गलती के बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहती, लेकिन मैडम आपके इस नियम में न्याय नहीं है, तर्क नहीं है। उस तमाम लड़कियों के बारे में आप क्या सोचती हैं जो कुंवारी तो नहीं है पर अपने को मिस लिखती है? आप जानती भी हैं उन्हें। उनके चेहरे पर तनाव झलक आया। कुर्सी पर सीधे बैठ गई और थोड़ी देर तक मेरी आंखों में देखती रही। फिर बहुत सूखी हुई आवाज़ में बोली, डियर चाइल्ड, यू आर नॉट कॉन्सेप्ट। मुझे लगा जैसे यहाँ निजी व्यवहार के रास्ते में एक अंधी गली है। शायद मेरे चेहरे पर गहरा असंतोष उभर आया। उस असंतोष को श्रीमती डेविड ने पहचान लिया, लेकिन उनके चेहरे का भाव बदला नहीं। अपने आप को निरंतर रखते हुए उन्होंने कूटनीति भरे स्वर में फिर वही बात दोहरा दी कि वे मजबूर हैं, और यह भी कि इस मामले के नियम बहुत साफ है। नियम बहुत साफ है। मेरा गुस्सा फूट पड़ा। यानी जो झूठ बोलकर नियम तोड़े वह सही है, और जो सच बोलकर वैसे ही करे जो अपराधी हैं यह नियम नहीं, ढकोसला है। आप भी जाने मैं क्या क्या उस वक्त गुस्से में कह गई। मेरे उन शब्दों में क्या प्रतिक्रिया हुई यह पढ़ने की स्थिति में मैं नहीं थी। उनका कमरा छोड़ते हुए मैंने कहा, मुझे नहीं चाहिए आपकी कृपया। 1-2 महीने नहीं, 1-2 दिन भी ठहरना मैं अपमान समझती हूँ। अपने नियमों का ज्ञान कराया इसकी आभारी हूँ। सॉरी, आपने नियमों का ज्ञान कराया इसकी आभारी हूँ। ऑफिस जाने के लिए तैयार हुई थी, लेकिन अंतराल अस्त व्यस्त हो उठा था। मन इतना ज़्यादा उद्विग्न हो गया था कि ऑफिस जाने की इच्छा नहीं हुई। तेजी से अपने कमरे में लौटी और जो चीज़ हाथ लाई उसे उठा उठाकर बिस्तर पर पटकती चली गई। बिस्तर के ऊपर और आसपास फर्श पर चीज़ें बुरी तरह बिखर गई। सच तो यह है कि क्षोभ की अभिव्यक्ति के सिवा यह भवन छोड़ने की तैयारी भी करनी है, यह मैं भूल गई। उधर गए बिस्तर के सिरे से एक नन्हा सा रूहला फ्रेम चमक रहा था। फ्रेम के बीच में दिखाई देते काले सफ़ेद धब्बों के बीच अचानक एक कोमल चेहरा उभर आया। उस कोमल आकृति को उभरते ही जैसे खोलता हुआ छोम धीरे धीरे बैठने लगा।
झूम मन अद्र हो गया। आँख की कोरी भी गीली हो आई। साहस नहीं हुआ कि रूपहले फ्रेम में मड़ी हुई एक भोले चेहरे की वह तस्वीर हाथ में उठा लूं। झूम का वह उबाल थम गया था, इसीलिए धीरे धीरे बिखरा हुआ सामान एकत्र करती रही। लेकिन ऐसा लगा कि जैसे जैसे मैं सामान इकट्ठा करती जाती हूँ, मन की गांठें बिखरती जाती है, जैसे एक कसी हुई रस्सी जिसका एक एक तार बिखरता जा रहा हो। एक चीज के साथ जुड़ी किसी दूसरी चीज से अलग होते ही सब कुछ बिखरने लगा, सब कुछ टूटने लगा। परिपक्वता केवल इसी एक शब्द के साथ बिखराव और टूटन की लंबी श्रृंखला जुड़ी हुई है। टूटन के इस अछोर कर्म में आज युवा महिला संघ के भवन से यह अलगाव भी स्वीकार करना होगा। दूसरा उपाय नहीं। निरंतर अपने आप से लड़ती हुई अब मैं यहाँ पर यह छोटी सी लड़ाई छोड़ दूँ, यह नहीं होगा। एक हाथ एक निश्चित दृढ़ता के साथ काम करने लगे। थोड़ी देर में संघर्ष के जीवन से धकेलते हुए उस कमरे में निश्रम वातावरण उतर आया। सामान अधिक नहीं था। उसे सावधानी से इकट्ठा करने के बाद मैं नीचे आई। फोन श्रीमती डेविन के ही कमरे में था। एक क्षण ठिठकाने के बाद बिना उसकी ओर देखे मैं फोन की ओर बढ़ गई। उन्होंने भी संभवतः मेरी ओर नहीं देखा। कुमुद फोन पर ही मिल गई। मैंने कहा कि उसे तुरंत यहाँ युवा महिला संघ पहुँचाना होगा। कुमुद को आने में कोई 20 मिनट से ज़्यादा नहीं लगा होगा, लेकिन मुझे ऐसा अनुभव हुआ जैसे एक युग बीत गया हो। अभी वह टैक्सी से उतरी ही थी कि लपटकर मैं उसके पास पहुँच गई। मैंने कहा कि वह टैक्सी अभी जाने न दे। कुमुद कुछ पूछे कि इससे पहले मैं झपकती हुई अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। सामान नौकर के बजाय खुद उठाकर किसी तरह लड़खड़ाती हुई टैक्सी के पास आ गई। कुमुद परेशान हो आई। मैंने उससे सिर्फ इतना ही कहा, घर चलो, वहीं सब कुछ बता दूंगी। छोटी सी कोठरी कहाँ जा सकती है उसे? एक बड़ी कोठी की सर्वेंट क्वार्टर की मामूली सी कोठरी। अवसर दूसरा होता तो शायद मन से निकलता कि महलों की झोपड़ी में आ गई, लेकिन कुछ न हो सका। कुमुद की सहानुभूति से वह कोठरी बिना सजावट के ही सज आई थी, लेकिन फिर भी मन बहुत उद्विग्न होकर भटकने लगा। सामान खोलकर रखते हुए बार बार बरसों पहले का अपना वह घर स्मृति को छू जाता था, जिसे कभी मैंने और शोभन ने बड़े यत्न से गुलाब, पंसूतिया और नील कमल उगाकर अपने हाथों से सजाया था। उसमें कैक्टस पर लताएं चढ़ा दी थी। वह सुंदर सा खरौंदा था जिसे बड़े प्यार से सजाया था। वह घर सादा था, लेकिन सुख से फूलता था। कहाँ होगा उस घर का सुख सौरभ। डाल से गिरे किसी पत्ते की तरफ बरसों मैं भटकी हूँ, और आज अगर कुमुद का स्नेह मुझे अटका न लेता तो किस अतल में ठहरना होता या नहीं जानती। सहारा और साया, उसने कहा था कि वह जीवन भर मेरे लिए खड़ा रहेगा, मुझे छाया देगा। स्मृति के स्पर्श से मैं सिहर उठी, जैसे कोई किसी कटे हुए अंग के तूंद छूकर हरे कर गया हो। बरसों के भटकाव के बाद कुतुम के सने कि इस अंजरी के ठहराव में जैसे महाविष्ट हो आई, डूब जाने लगी। छोटी विस्तृतताओं से चिमकती हुई दूर तक फैली रेत और रेत में उभरते झूठे साए। शायद अनहोनी घट जाए, शायद आज शाम मुझे कोई लिवाने चला आए, शायद वे बेबस चरण उसकी दरवाजे तक जाकर ठहर जाए। शायद इलाहाबाद में अंदर सुइया की बड़ी सड़क के किनारे एक नीला मकान, बालकनी में जूही की लतर को गालों से छूती हुई खड़ी होती हूँ तो धूप आँख से टकराने लगती है। लतर की शीतल गंध हमारे नीले कमरे में धीरे धीरे नाचती है। उस नीले कमरे में जहाँ रूठी हुई यक्षप्रिया को जिसका प्रियतम मानता है। यक्षप्रिया घंटों उस बालकनी में खड़ी होकर
उन आने जाने वालों को देखती जिसमें से एक उसका अपना प्यार भी होगा। बालकनी से मकान के ठीक सामने दिखता है बड़े आंगन वाला लिपा पोता लेकिन सुना और उदास घर। खपरेल वाले उस उदास घर की दीवारों के बीच एक उदास औरत रहती थी, विधवा औरत, रमन की विधवा भाभी। अक्सर देखा कि रमन उस बालकनी की तरफ एकटक देखता है। शायद उस वक्त भी देखता है जब मैं शोभन के साथ घूमने जाती हूँ। पिता और बड़े भाई की असमक्त मृत्यु हो जाने के बाद घर का शायद वह एकमात्र सहारा था। बचपन में शोभन के साथ खेला था और कुछ दिनों तक पढ़ा भी था, लेकिन हाई स्कूल के बाद ही पढ़ाई छोड़कर उसे नौकरी करनी पड़ी गई। आशंकाओं की राख की ढेरी सी विधवा युवती भाभी की परिस्थितियों के बीच रमन का वह उदास घर पास पड़ोस की जिज्ञासा का केंद्र रहा है। जाने कितनी कल्पनाएं और कहानियां उन दोनों के साथ जुड़ गई थी, लेकिन रमन के सामने भी उपाय दूसरा नहीं था। विधवा भाभी एक ऐसा सत्य थी जिसे वह अपने कंधे से उतार नहीं सकता था। भाभी के जीवन से बंधे अपने भविष्य के साथ ही साथ रमन शायद यह भी देखता था कि उसके सामने नीले घर में जो जीवन है, जो रस है, वह उसे झंझोड़ता है। कुंठाओं की मार से वह तिलमिला उठा, अंदर ही अंदर एक विकृत विद्रोह से भर उठा। कभी कभी वह दिखता तो उसकी आंखों को देखकर एक अजीब सिहरन महसूस होती, कभी कभी उलझन होने लगती, मैं यहाँ हूँ या नहीं। वह एकटक लगातार घंटों किसी मूर्ति की तरह खड़ा हुआ बालकनी की तरफ घूरता रहता। उलझन से भरकर मैं बालकनी से अलग हट जाती तो कभी कभी अजीब आवाज़ें सुनाई पड़ने लगती। ऐसा लगता जैसे प्रेत आत्माएं कहीं लड़ रही हो। रमन ऊंची आवाज़ में अपनी भाभी से लड़ता था। कभी कभी ऐसा लगता था जैसे भाग दौड़ हो रही हो। पड़ोस के लोग कहते थे वह अपनी भाभी को पीटता भी है। जूही के फूलों और गुलाब पर उतरती जाती ऋतुओं के साथ 2 बरस हवा में बीत गए। प्रेत आत्माओं की वह आवाज़ जूही की पंचसूटियों के फूलों के साथ जैसे कांटों की तरह अनिवार्य हो गई थी। उस अस्वाभाविक और किसी हद तक मनहूस के प्रीत मन सहज हो आया था। शायद एक जगह अंत स्थल की करुणा भी उभर आई थी। उसकी नियति के प्रति दरिद्र ना होना शायद अमानवीय होता। कैसा संयोग था, और वह शायद संयोग ही उसकी यह नियति का कारण भी था कि आज वह युवक एक प्रेत आत्मा की तरह बेचैन हो उठा था। शोभन का बचपन का दोस्त था रमन, साथ साथ खेला था और साथ साथ पढ़ा था। पिता और बड़े भाई की मृत्यु के बाद उसकी कच्ची उम्र में ही परिवार का बोझ उस पर आ गया था। हाई स्कूल मुश्किल से पास करने के बाद वह कॉलेज के बजाय दफ्तरों के चक्कर लगाने लगा था, और फिर एक दिन टूटा लेकिन संतुष्ट वह रमन एक सरकारी दफ्तर से घर और घर से दफ्तर के बीच सीमित हो गया। कभी कभी सोचती कि सामने के मकान की उन मनहूस दीवारों के भीतर क्या होगा। नौकरी से लौटा हुआ थका और पराजित रमन, और घर की दीवारों में घिरी हुई उसकी विधवा भाभी। क्या वहाँ उन दीवारों के अंदर कोई जूही फूलती होगी? क्या उस बंधे पानी में कोई नीलकमल उगता होगा? अगर उगता होगा तो शायद सिर्फ एक रात के लिए, सुबह फिर मुरझाकर मर जाने के लिए। भाभी जवान थी लेकिन बंधी हुई। मर्दानाओं की दीवारें इतनी ऊंची थी कि उनके इस पार झांकना भी मुश्किल था। मुश्किल है थका और पराजित रमन उस कुंठित युवती का अंशसायी भी हो। पड़ोस में तरह तरह की बातें थी। शायद जबी जवान में ताने भी सुनाई दे जाते थे। लोग यह कहते थे कि उसकी भाभी रमन की शादी इसीलिए नहीं होने देना चाहती कि उसकी अपनी हसरत पूरी नहीं होगी। उदासी, खिन्नता, अपमान, पराजय कि शायद रमन किसी प्रेत की तरह ठंडा भी पड़ गया था। रात के अंधेरे सन्नाटे में सहसा वह चीखता चिल्लाना शुरू कर देता था। जो भी चीखें हाथ में आती थी उठाता, फेंकता और तोड़ता था और भाभी को गालियाँ देता। भाभी के रोने की मनहूस आवाज़ बालकनी में तैरकर अंदर आती और उनकी बाहों में भी एक विवश कंपन दौड़ जाता।
मैं भी सिहर उठती। सर्दी की खामोश सहमी अंधियारी रात के घरों की खिड़कियां खुल जाती और गर्म कपड़े लपेटकर लोग बाहर झांकने लगते। रमन चीखने लगता और चीखते चीखते उसकी आवाज़ भरा जाती और जैसे क्रोध से फटता हुआ कहता जाता, यह शोभन, इस शोभन को जो मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा, छुरा मार दूंगा। कभी कभी उसके स्वर्ग में लाचारी होती। वह रोता था और उस बात की कसम खाता था कि वह पढ़ेगा, बड़ा अफसर बनेगा और शोभन की तरह किसी सुंदर लड़की से शादी करके घर बसाएगा। कुछ दिनों बाद एक दिन शोभन ने बताया कि रमन ने यूनिवर्सिटी जाना शुरू कर दिया है, लेकिन यह सत्य बहुत सुखद साबित नहीं हुआ। एक दिन मैंने देखा यूनिवर्सिटी जाते वक्त मेरे पीछे पीछे वह चला जा रहा था। मैं अस्थिर हो उठी, लेकिन फिर मैंने उसके अपने आप को संभाल लिया। अगले दिन फिर उसी तरह रिक्शे में वो पीछा करता हुआ रमन दिखा। मुझे खींच हुई और मैं फिर वह कर्म लगातार चलता रहा। कभी कभी ऐसा लगता कि वह साइकिल के पीछे पीछे आते वक्त कुछ बुदबुदाता है और कभी कभी गुस्से से तलमला भी उठता है। उसका आतंक जब सीमा से बाहर हो गया तो एक दिन चुपचाप अपनी सांस से सब कुछ बता दिया। शोभन से भी कहा। हल्की सी चिंता उसके चेहरे पर उभर कर डूब गई। फिर वे बोले, कोई बात नहीं, तुम्हारा मन पवित्र है तो रमन तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तुम उसकी तरफ ध्यान मत दो। ध्यान मैं न देती, लेकिन परिस्थितियाँ उतनी सहज नहीं थी। घर लौटने के बाद रात को रमन का वह पागलपन दिन बढ़ता जाता था। कभी कभी विधवा भाभी की छोटी सी बच्ची तक को पीटता था। उस मासूम बच्ची के चित्कार से वह भाभी का रुदन का वातावरण कांप जाता और हम दोनों की नींद गायब हो जाती। अगले रोज यूनिवर्सिटी जाते वक्त मेरे मन में आतंक चाहे ही और अधिक गहरा हो जाता। कभी कभी लगता कि यूनिवर्सिटी ना जाऊं तो अच्छा है, कोई नौकरी तो करनी नहीं। मन को समझाने की कोशिश करती। रमन का साहस या तो बढ़ता जाता था या फिर उस पागलपन हावी हो जाता था। अपनी आंखों की भयावान झलकती थी। क्लासरूम होने के बाद अंतर घूरता रहता और मेरे बाहर निकलने की इंतजार करता रहता। मेरे बाहर आते ही वह पीछा करना शुरू कर देता। फिर एक दिन मैंने देखा उसकी अपनी साइकिल के केलियर का एक बड़ा शाही पत्थर रख छोड़ा था। वह पत्थर बराबर वहाँ दिखाई देता और लगता कि वह किसी अज्ञात से बदला लेना चाहता है। उस दिन यूनिवर्सिटी पहुँचने में थोड़ा पहले ही अचानक रिक्शे की चेन उतर आई। रिक्शा वाला उतरकर चेन चढ़ाने लगा, तभी मेरी नज़र पड़ी रमन पर। मैं सन्नाटे में आ गई। साइकिल छोड़कर अपने कैरियर में रखा पत्थर उठा लिया था। शायद मुझ पर फेंकने जा रहा था। आज शायद अनहोनी घट जाएगी। डर से मेरी आंख बंद हो गई। भयानक आतंक में कुछ क्षण कैसे बीते मुझे पता नहीं। जब मैंने आंखें खोली तो पाया कि रमन जयो का तयो पत्थर उठाए जड़ खड़ा हुआ है। मैंने कांपते स्वर में शायद उससे कहा था कि मैंने उसका क्या बिगाड़ा है। रमन रोष से कांपता हुआ गालियां बकता रहा और फिर पत्थर एक और फेंक कर चला गया। तनाव के वे क्षण बीत गए। उसके बजाय अब क्षोभ भर आया। यूनिवर्सिटी पहुंचते ही रिक्शे से उतरकर मैं सीधे प्रॉक्टर के कमरे में गई। घबराहट से कांपती आवाज़ में किसी तरह मैंने रमन की घटना बता दी। प्रॉक्टर ने संजीदगी से सुना और मुझे निडर होकर जाने के लिए कहा। मन फिर भी भय से काँप जाता। समझ में नहीं आ रहा था कि रमन की इस दुश्मनी की वजह क्या है। क्लास में मैं कैसे बैठी मुझे नहीं पता। शायद शरीर ही क्लास में था, मन नहीं। क्लास खत्म हो जाने के बाद भी आतंकी मन के लिए मैं स्टाफ रूम के सामने जाकर खड़ी हो गई। बहुत साहस करके किसी तरह मैंने चिप उठाकर अंदर देखा। शोभन शर्मा जी के साथ किसी बहस में व्यस्त थे। शर्मा जी ने ही पहले मुझे देखा, आग्रह से अंदर बुलाया। बहुत चाहकर भी मैं अपनी घबराहट छिपा नहीं पा रही थी। शर्मा जी भी इस बात को समझ गए। पूछा भी, लेकिन मैं बात टाल गई। शोभन मुझे देखकर शायद अचकता गए। फिर संकोच छोड़कर पूछा, क्यों कुंतन, क्या बात है?
चाहा कि मैं बात कह दूं, लेकिन रुक गई। सिर्फ इतना कहा कि कुछ ज़रूरी काम था, इसीलिए सोचा कि आपके साथ घर चलूं। परिस्थितियाँ के बारे में उन्हें कुछ नहीं पता। बोले, अभी तुरंत जाना तो मुश्किल होगा। शोभन देखकर शायद अचंभा गए, फिर संकोच छोड़कर पूछा, क्यों कुंदन, क्या बात है? चाहा कि बात कह दूं, लेकिन रुक गई। सिर्फ इतना ही कहा कि कुछ ज़रूरी काम था, इसीलिए सोचा कि आपके साथ ही घर चलूं। परिस्थितियों के बारे में उन्हें कुछ नहीं पता था। बोले, अभी तुरंत जाना तो मुश्किल है होगा, अभी मुझे क्लास लेनी है। मन में फिर उभारा कि जो कुछ घटा है वह कह दूं, क्योंकि उसके बिना ये परिस्थितियाँ की गंभीरता समझेंगे नहीं। लेकिन संकोच ने फिर मुझे बांध लिया। लेकिन फिर उपाय क्या है? अगले वापस जाना होगा। मन भय से काँप काँप उठता। शोभन के पास आकर शोभन के पास आकर भी समाधान नहीं मिला। इसका सहज भाव से यह कहना था कि तुम घर जाओ, मैं क्लास लेने के बाद आऊँगा। मुझे कचोट गया, लगा मुझे तूफान में अकेले छोड़ दिया। पैर में अंगूठे की ओर दृष्टि गड़ाए मैंने लंबी सांस ली और बहुत बेसहारा महसूस करते हुए बाहर आ गई। मन खींच से भर उठा। शोभन समझाते क्यों नहीं? अगर कुछ विशेष कहना ना होता तो मैं आधी क्यों वह वहाँ उस सबके सामने कहती भी क्या? रिक्शे पर बैठकर घर लौटी तो रास्ते भर भय की चकौनी होकर आगे पीछे देखती रही। दूर दूर तक कहीं वह पागल प्रेत दिखाई न दे जाए। मन ही मन बार बार अपने इष्ट का ध्यान भी करती रही थी। घर पहुंची तो जैसे सांस लौटी। सबसे पहले जैसे तैसे सारा कांड माँ को सुना गई। उन्होंने प्यार किया और फिर सहलाती हुई बोली, ईश्वर रक्षा करेगा, सब ठीक हो जाएगा। शुक्र है उसने तुम पर पत्थर नहीं फेंकी, नहीं तो मैं अपनी बहू कहाँ से लाती। थोड़ा खाकर स्वस्थ हो लो, शोभन आएगा तो सब ठीक हो जाएगा। मेरा मन घटनाओं से उबलकर खीन हो आ गया था। जबान में स्वाद जैसे बिखर गया था। खाने का जी नहीं था, फिर भी किसी तरह नाश्ता किया। तभी दरवाजे पर अचानक आवाज़ आई। जाने क्यों मैं सहसा घबरा गई। माँ ने मेरे आतंक को समझ लिया। उठते हुए बोली, तुम बैठो, अब से मैं ही दरवाज़ा खोला बंद किया करूँगी। दरवाज़ा खोलने की आहट हुई तो शोभन की आवाज़ आई, माँ तुम? कुंतन नहीं आई क्या? कहते हुए वह अंदर आ गए। उसकी उत्सुकता और चिंता उनके चेहरे पर उभरी हुई मैंने देखी। मैं अस्त हुई। मुझे देखते हुए निकट आए और फिर माँ से संकोच से अलग हट गए। हाथ मुंह धोया और तुरंत अपने कमरे में चले गए। नाश्ता लेकर जब मैं पहुंची तो लगा आतुरता से प्रतीक्षा कर रहे थे। हाथ में नाश्ते के सामान लेकर जल्दी से एक तरफ रखा और बाँह पकड़कर खींचते हुए बोले, क्या बात थी, आज स्टाफ रूम में कैसे आ गई? चेहरे में झांकते हुए किसी सीमा तक मुग्ध आंखों को देखते हुए उन्होंने कहा, विभाग में लोग तुम्हारी बड़ी तारीफ कर रहे थे, बल्कि मैंने जब तुम्हें अकेले भेज दिया तो शर्मा जी से बहस ही कर पड़े। उन्होंने कहा कि वह संकोच कर रही होगी, पता नहीं कौन सा काम था, तुम्हें सुनना तो चाहिए था। वैसे सच बताओ कुंतो, तुम्हारा स्वर्ग सुनने के लिए ही तो मैं जीता हूँ। बाद में तो मुझे लगा कि मुझसे भूल हुई। तुम्हारे जाने के बाद तो जी ही उखड़ गया। पता नहीं क्यों कुछ आशंकाएं भी मन में तैरने लगी। मेरे कंधों को खींचकर जैसे उन्होंने आशंका का शमन कर लिया और फिर कान के पास होठ लाकर धीरे से बोले, कहीं चलना था? उन क्षणों की मधुरता को सहसा तोड़ने का साहस मुझ पे नहीं हुआ। पहली बार मैं बात टल गई। बोली, कुछ भी नहीं तो नहीं, आप पहले नाश्ता कीजिए। मन के गहरे में छुपी हुई बात उनसे पढ़ी न जाए ऐसा भी संभव नहीं था। यह मुझे भी मालूम था। मैं भी यह जानती थी कि जब तक अंदर की बात उन्हें बताऊंगी नहीं, तब तक वे बात को टालने नहीं देंगे। इसीलिए तुरंत ही मैं शर्मा जी के बारे में पूछने लग गई। इतना अंतराल अवश्य हो सका कि वे चाय पी लें, लेकिन फिर तुरंत ही वे प्रसंग पर लौट आए। मैं बर्तन लेकर उठाने की ही थी कि उन्होंने फिर हाथ थाम लिया। तत्मय होकर बोले,
छोड़ो ये सब पुन तो पहले बात बताओ ना, क्या है? सच तो यह है कि अब वह बात बताने का वैसा साहस और मैं बटोर नहीं पा रही थी। रमन की वह घटना इसके भावुक हृदय पर कितना गहरा आघात पहुंचा सकती है, इसका अनुभव मुझे था। किंतु वे अब इस बात को अच्छी तरह समझ गए थे कि मैंने उनसे कुछ छुपाया है और उसे छुपा ही रहने देना चाहती हूँ। ऐसे क्षणों में दूसरे को विवश करना उन्हें आता था। बस अपनी बाह को कसकर जकड़ लिया। एक क्षण के लिए लगा कि किसी दबाव से ही बात बाहर न आ जाए, लेकिन संतुष्ट हुई कि एक चुम्बन से होठों को बंद कर लिया। लेकिन कितनी देर अंतर की बात चुम्बन की मधुरता के चुंबनीय आकर्षण के साथ साथ होठों तक आ गई। बात कहते कहते मन भारी हो आया, आंखें भीग गई। रमन की उस हरकत के एक एक पहलू के बारे में विस्तार से उन्होंने सुना और गंभीर हो गए। मेरे कंधों पर से उनकी बाहों को कसाव ढीला हुआ और धीरे से उठकर खड़े हो गए। कुछ देर सोचते और फिर जैसे उछले और खोए हुए कमरे से टहलने लगे, उधर से इधर, इधर से उधर। वे इसी तरह टहलते रहे और मैं उधेड़ से घूरती रही। गहरा मौन मेरे अंतर में सहलने लगा। बेचैन होकर मैंने कहा, आप अचानक चुप क्यों हो गए? मुझे घबराहट हो रही है। मेरे स्वर्ग की कायरता भर आई थी। मैंने व्यंग्यता के साथ पूछा, बता दीजिए ना, मैंने कुछ गलत किया? उनका टहलना रुक गया। बहुत गंभीर स्वर में बोले, ऐसी कोई बात नहीं। चिंता यह है कि प्रॉक्टर ने उसे पुलिस में दे दिया होगा। मुकदमा चलेगा, जब तक फैसला नहीं होता वो बंद रहेगा। सारी यूनिवर्सिटी में चर्चा होगी। लोगों को क्या छोटी सी बात भी स्टैंडर्ड बनते देर नहीं लगती। मैं सन्नाटे में आ गई, गला भर आया। इससे तो अच्छा होता कि वह पत्थर मार देता और मैं मर जाती। मैं चुप करने लगी। वे फिर उसी तरह गंभीर टहलते रहे। संभवतः वे इतने गंभीर हो गए कि मेरे रोने की तरफ ध्यान भी नहीं गया। तभी जैसे एक विस्फोट हुआ, बाहर वही मनहूस शोर उभरा। रमन की भाभी जोर जोर से रो रही थी और शोभन को बुरा भला कहती जा रही थी। यंत्रवत मेरी हथेली ने आंखों में गालों से आंसू पोंछ लिए। व्यस्त होकर मैं उठी और भरकस रमन की भाभी की ओर ध्यान मोड़ने के लिए अनावश्यक रूप से बिस्तर उलटने पुलटने लगी। ये और अधिक गंभीर हो उठे थे। रमन की भाभी की एक एक बात उसके रुदन के साथ वातावरण में गूंज रही थी। आसपास शायद लोगों की भीड़ लगाकर सुनने भी लगे होंगे। रो रो कर कही जा रही थी, अब शोभन का कलेजा ठंडा हो गया होगा। मैं बेवा हो गई तो लोग जो चाहे जुल्म ढाए। रमन ने के सिवा कौन है मेरा? क्या बिगाड़ा था रमन ने शोभन का? उसके खून के प्यासे हो गए सब लोग। मुझे होश नहीं कि मैंने उसके बाद क्या क्या सुना। कभी कभी ऐसा लगता था कि जैसे एक ही बात किसी मशीन में दोहराए जा रहे हो। कर्कश रुदन की आवाज़ मन को कुछ ऐसी कुतरती थी जैसे बहुत सी सुइयां कोई चुभो रहा हो। कई बार चाहा कि शोभन की ओर देखूं, लेकिन साहस नहीं हुआ। शोभन शायद मुझसे ज़्यादा पीड़ित थे। बहुत रात गए ही वह सारा कांड शांत हो गया, लेकिन उस शांति के बाद भी वातावरण सहज नहीं हुआ। वातावरण का भारीपन ज्यों का त्यों बना रहा, बल्कि मनहूसियत कुछ बढ़ ही गई। बालकनी में आकर उस मनहूस मकान की तरफ देखने की ही इच्छा नहीं हुई। माँ से मालूम हुआ कि उस घर में चूल्हा नहीं चला। चूल्हा मेरे यहाँ भी नहीं चला सका। माँ एक बार ऊपर आई और फिर जैसे अपने आप में खोई नीचे वापस लौट गई। शोभन पत्थर की तरह जड़ थे और मैं आशंकाओं में डूबी हुई। लगता था मोहल्ले में कोई मर गया है। शायद वातावरण की सजड़ता मर गई थी। रात बहुत बीत चुकी थी। अंधेरे आकाश में पीठिका पर बालकनी के खुले हिस्से से देखती गुच्छे गुच्छे फूली इतराती हुई जूली और चमेली की कली लतरों से टकराकर सरकती हुई हवा अंदर आई तो मन असंचित हो उठा। बल्कि आशंका नहीं, शब्द नहीं है, उद्वेग कहा जा सकता है उसे। उद्वेग और आतंक का मिला जुला रूप। बहुत साहस करके मैं शोभन के निकट गई। वे हिले नहीं।
वे बोले नहीं। हल्की रोशनी में चमकते सामने से नीली दीवार के उस पार देखते रहे। मैंने बहुत धीरे से कहा, शोभन अब क्या होगा? यह मनहूसियत कैसे टूटेगी? मेरा जी घुट रहा था। नीचे बिल्कुल सन्नाटा था, लेकिन मुझे पता था कि माँ जाग रही होगी। वे सुख के सहज होकर सो सके ऐसी परिस्थिति नहीं थी। और इन सब में एकमात्र दोषी थी मैं, केवल मैं। शोभन कुछ नहीं बोले। उनकी पीड़ा भी मैं महसूस कर रही थी। तभी कमरे के द्वार पर आहट हुई। मैं चौंकी और शोभन में थोड़ा अलग हट गई। माँ थी वहाँ। शोभन ने करवट जरूर बदली, लेकिन कुछ बोले नहीं। माँ भी चुपचाप बैठ गई। माँ की कातर उदासी और बेचैनी देखकर मैं और अधिक अविष्ट हो गई। थोड़ी देर तक मौन घुटता रहा, फिर वे लंबी सांस लेकर बोली, मेरा जी घबरा रहा है शोभन, कोई रास्ता है तो तुम उपाय सोचो ना बेटा। अब लगा कि शोभन इतने लंबे मौन के अंतराल से एक जगह अपने मन में ही बांधने में व्यस्त थे। माँ की बात सुनकर छत की ओर देखते हुए बोले, अब यह जगह हमारे लायक नहीं रह गया। सोचता हूँ हम सब कहीं और चल कर रहें। यहाँ से दूर हो लेंगे तो संकट अपने आप शांत हो जाएगा। दूर रहने से बहुत कुछ टल जाता है।